और एक्टिविज्म, मोरली करप्ट एक्टिविज्म, नक्सली जो निर्दोष मासूम आदिवासी भाई बहनों के साथ जो हत्या करते हैं, बलात्कार करते हैं, ये एक्टिविज्म होता है। एक्टिविज्म होता है ये। और उन नक्सलियों को जो इंटेलेक्चुअल शील्ड देते हैं, जो अर्बन नक्सल्स, जिन पर इस कोर्ट में केस चलते हुए फिल्म में दिखाया है, वो एक्टिविज्म होता है। तो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की जो रानी है ना, उसकी याद आ गई उनको वान्या रॉय को देखकर। अरुंधति रॉय से इंस्पायर्ड जो कैरेक्टर है तो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में भी जो रानी का कैरेक्टर है, ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज के इस वीडियो में हम बस्तर द नक्सल स्टोरी फिल्म पर जो वामपंथी मीडिया है या फिर जो एलिट वोक मीडिया है, जो भी आप शब्द उपयोग करना चाहे, उन्होंने इस फिल्म पर आर्टिकल्स के माध्यम से जो रिव्यूज़ दिए हैं ना, वो हम पढ़ने वाले हैं। उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इन रिव्यूज़ के माध्यम से बहुत सारी बातें हमें पता चलती है। जैसे कि केवल एक फिल्म के माध्यम से अगर कोई नक्सलियों की सच्चाई दिखा देता है ना, तो ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम किस प्रकार से छटपटाने लग जाता है, कैसे उनके पेट में मरोड़े उठने लग जाती है, कैसे वो परेशान हो जाते हैं, और कैसे उस फिल्म को प्रोपेगेंडा सिद्ध करने के लिए कैसी उटपटांग नरगल ऐसी बातें कही जाती है, वो हमें इन रिव्यूज़ के माध्यम से पता चलता है। कम से कम मुझे तो यही समझ में आया उन रिव्यूज़ को पढ़ करके। तो ऐसे सारे रिव्यूज़ तो हम नहीं पढ़ पाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सारे लोगों की पेट में मरोड़े उठी है इस फिल्म के कारण। तो ऐसे रिव्यूज़ में से दो रिव्यूज़ मैंने छाट कर साइड में निकाले हैं। एक तो है फिल्म कंपेनियन का और दूसरा है इंडिया टुडे का। ये दोनों आर्टिकल्स अभी हम पढ़ने वाले हैं, और उनकी तरफ हम आगे बढ़े उससे पहले एक और बात जो कि स्वाभाविक भी थी। आप देखिए इस फिल्म पर कैसे चुप्पी बना करके रखेगी, कैसे इस फिल्म को इग्नोर किया गया, जैसे कि ये फिल्म एग्जिस्ट ही नहीं करती हो। एक छोटी सी फिल्म से भी कितना डर आप देखिए। पिछले वर्ष इसे अनाउंस किया गया, उसके बाद में पोस्टर रिलीज हुआ, टीजर रिलीज हुआ, ट्रेलर रिलीज हुआ, बीच में भी कई सारे अपडेट्स वगैरह आए। किसी के भी बारे में कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं की गई, जैसे कि वो फिल्म एग्जिस्ट ही ना करती हो। और अभी फिल्म रिलीज होकर के 4 दिन हो गए हैं, और अभी भी आप देख लीजिए यूट्यूब पर जो क्रिटिक्स वगैरह हैं, उन्होंने कैसे इस फिल्म को इग्नोर किया। और जिन्होंने रिव्यूज़ किए भी है ना, उन्होंने भी ऐसे किए हैं जैसे कि भाई ज़बरदस्ती उनसे बुलवाया जा रहा हो, या फिर जैसे कि किसी ने सर पर बंदूक तान दी हो या पीछा छुड़ाना हो, ऐसे उन्होंने रिव्यूज़ किए हैं। देश की इतनी बड़ी समस्या, हाँ, नक्सली, उनकी सच्चाई एक फिल्म के माध्यम से दिखा दी जाती है, पर उस पर बात करने से हिचकिचाते हैं लोग, नहीं करना चाहते बात। पर इसी के अगेंस्ट नक्सल प्रेमी फिल्में हो, वेब सीरीज़ हो, उनको प्रमोट करने के समय तो उछल कूद कर उन सबको प्रमोट किया जाता है। वहाँ पर कोई शर्म नहीं आती, कोई लज्जा नहीं आती है। बात यह है ना कि बचपन से ही पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से हो, मीडिया के माध्यम से हो, पॉलिटिशियंस हो, या कला और साहित्य का क्षेत्र, फिल्में आदि, उनके माध्यम से वही नक्सलियों को ग्लोरीफाई करना वगैरह, वो बातें दिमाग में ठूस ठूस कर भरती जाती है। और इसी कारण से ऐसी नक्सल प्रेमी फिल्मों को, वेब सीरीज़ को प्रमोट करते समय शर्म नहीं आती। और ऐसी फिल्में, फिर बस्तर द नक्सल स्टोरी जैसी फिल्में जिनमें सच्चाई दिखाई गई है, वो प्रोपेगेंडा लगने लगती है। चलिए इंडिया टुडे के आर्टिकल से हम शुरुआत करते हैं। बस्तर द नक्सल स्टोरी रिव्यू, सेंसेशनल ओवर सिंप्लीफाइड फिल्म विथ नो नुआंस। इस फिल्म में उनको न्यूआंस चाहिए, ओवर सिंप्लीफाइड जैसे शब्द। चलिए आगे देखिए क्या क्या लिखा है। A man in a remote village speaks against how the villagers do not need intervention from Salwa Judum, a group formed to help villagers against Maoists. He hardly finishes singing the national anthem when he, along with the villagers, is taken captive. It probably had been 15 minutes into Bastar the Naxal story when, amid exaggerated acting or rather overacting, this man is hacked to death in the most graphical way possible. The Maoist हेड लंका रेड्डी हैक्स हैंड विद ब्लड स्प्रिंग एवरीवेयर, मतलब कैसे उसकी क्रूरता से हत्या की गई, ये उन्होंने लिखा है इस पैराग्राफ में। आगे लिखा है, प्रोबेबली दिस सीन मोर देन शोकेसिंग द ब्रुटलिटी विथ विच द माओइस्ट्स ऑपरेट एस्टेब्लिशेज द फैक्ट दैट द मेकर्स विल एक्सरसाइज नो नुआंस और सटिलिटी व्हाटसोएवर. Oddly reminiscent of the scene in the Kashmir Files, the makers seem to have taken the note from them and not the best note. मतलब इंडिया टुडे वालों का ये कहना है कि शुरुआत में नक्सलियों को जो क्रूरता से हत्या करते हुए जो दिखाया है ना, ये देखकर उन्हें ऐसा लगा कि भाई यहाँ पर नक्सलियों की क्रूरता दिखाने की अपेक्षा इस फिल्म के मेकर्स ने जैसे ये ठान लिया हो कि भाई हम कोई सटिलिटी नहीं रखने वाले, कोई नुआंस नहीं रखने वाले। मतलब यहाँ पर नक्सलियों के ऊपर आधारित फिल्मों में उनको नुआंस चाहिए, या फिर कोई ना कोई ग्रे शेड चाहिए, या फिर नक्सलियों का कोई ना कोई जस्टिफिकेशन चाहिए, उनकी कोई बैक स्टोरी वगैरह चाहिए वगैरह। ये उनको
देखना होता है। और ये केवल इस फिल्म की बात नहीं है, आप देख लीजिए कई सारी जो आतंकवाद के विषयों पर आधारित फिल्में हैं उनके एलिट क्रिटिक्स के रिव्यूज़ वगैरह देख लीजिए, वो हमेशा कहेंगे कि भाई इतना ब्लैक एंड वाइट क्यों दिखा दिया है। मतलब नक्सलियों में या फिर आतंकियों में भी इनको ग्रे शेड्स देखने होते हैं, उनका भी कहीं ना कोई बैक स्टोरी दिखाकर कोई ना कोई जस्टिफिकेशन इनको देखना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टीम दैट बॉट द केरला स्टोरी which happens to be a very dangerously one-toned film. Kerala story, dangerously one-toned film. Actor Radha Sharma, director Sudipto Sen, and producer Vipul Amritlal Shah has now targeted the left, liberals, and Maoists. The complex history of the Naxals is boiled down to a simple line: they are anti-nationals and the worst enemy of the nation who wants to divide it. तो ये सच्चाई है। नक्सलियों को इंटरनेशनल दिखाने से या फिर वो कैसे देश को तोड़ना चाहते हैं, ये जो सच्चाई है ये दिखाने से क्या प्रॉब्लम है? ये सच्चाई है, 100% सच्चाई है। हालांकि फिल्म में तो बहुत ही कम बातें दिखाई है नक्सलियों के इस पूरे एजेंट प्रोपेगेंडा में। अगर मतलब नक्सली देश के विरुद्ध क्या क्या षड्यंत्र रचते हैं, इसमें अगर हम पूरा अंदर जाए ना तो ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे नाम निकल कर सामने आएंगे ना कि फिर वो तो भाई यही सच्चाई हजम नहीं हो रही तो वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। परंतु कुछ भी नहीं दिखाया भाई उस हिसाब से तो फिल्म में। दे वॉन्ट टू इन्फिल्ट्रेट द गवर्नमेंट थ्रू द मीडिया, बॉलीवुड, NGOs एंड जुडिशरी एंड ईट अप द सिस्टम फ्रॉम इनसाइड लाइक टर्माइट्स। सच्चाई है, इसमें कहीं पर भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कहीं पर भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कई सारे हजारों NGOs इन नक्सलियों को साथ में लेकर के कैसे कई सारे विकास कार्यों का विरोध करते हैं। हमारे जो आदिवासी भाई है, वनवासी भाई है, जनजातीय समाज के जो हमारे भाई बहनें हैं, उनके क्षेत्र तक कैसे विकास कार्य नहीं पहुंचने दिए जाते, कैसे मूलभूत सुविधाएं तक वहां तक नहीं पहुंचने दी जाती। नक्सली कैसे वहां पर अपना वर्चस्व बना करके रखते हैं। बड़े बड़े फॉरेन NGOs के साथ में इनके क्या कनेक्शन है, बाहर से आने वाले डोनेशंस, वहाँ पर देश में कई सारे जो NGOs ऐसे काम करते हैं, देश विरोधी षड्यंत्रों में सम्मिलित होते हैं, कई सारे फॉरेन फंडिंग से काम करने वाले मिशनरीज आदि, कैसे पूरा ये इनका इकोसिस्टम काम करता है, ये बातें किसी से छुपी हुई नहीं है। हाँ, ये बातें मेन स्ट्रीम में फिल्मों आदि के माध्यम से सामने नहीं आ पाती, इस कारण से चर्चा में नहीं आती, वो एक अलग बात है। पर जो भी थोड़ा सा भी पॉलिटिक्स को वगैरह जो जानता हो, ये सब बातें लोगों को उन लोगों को अवश्य पता है। और उस दृष्टि से तो भाई फिल्म में ये जो बातें बताई है तो उल्टा मैं तो कहूँगा कि कम है। और ये सच्चाई, इस पर कोई तंज कसने की जैसी तो कोई बात है ही नहीं। जो सच है वो सच है। बॉलीवुड में तो कई सारी फिल्में, वेब सीरीज़ हम देख सकते हैं जो नक्सल प्रेमी बनती रहती है। जिस विषय की कहीं पर कोई मांग नहीं है, ना ही लोग देखना चाहते हैं नक्सल प्रेम, ना ही उनका कोई ऐसा बहुत बड़ा मार्केट है देश में, पर फिर भी बार बार बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स या फिर बड़े बड़े फिल्म मेकर्स क्यों नक्सल प्रेमी फिल्में बनाते हैं? ये तो हमें, चलिए आगे बढ़ते हैं। They are shown taking the garb of intellectuals like world famous author Vanya Roy, and yes, once again, no efforts have been made to be subtle, and you can very well guess who is being represented here. मतलब मुझे तो उल्टा समस्या ये हुई कि भाई वान्या रॉय नाम क्यों उपयोग किया, डायरेक्टली अरुंधति रॉय नाम यूज़ कर लेते। मतलब जो बातें फिल्म में दिखाई है वो तो भाई सच्चाई ही है ना। कुछ गलत उन्होंने नक्सल प्रेम की जो बात दिखाई है, जो कनेक्शंस होने की बात दिखाई है नक्सलियों के साथ में, माओवादियों के साथ में, कहाँ पर कुछ गलत दिखाया है फिल्म में? और इतना तो भाई हम इतना मैच्योर तो हमें होना चाहिए ना कि एक फिल्म मेकर है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखना चाहता है तो उसको तो इतनी तो उससे स्वतंत्रता होनी ही चाहिए ना। वहाँ पर नाम बदलना, ये बदल दो, वो बदल दो, इतने मैच्योर तो हमें हो जाना चाहिए कि भाई जिस फिल्म मेकर है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फिल्म बनाना चाहते हैं तो उसको तो फ्रीडम मिलना चाहिए। इसी फ्रीडम की तो ये लोग बात करते हैं। पर हाँ, दूसरी तरफ का फ्रीडम वामपंथियों को नहीं चाहिए होता। वो भले ही सैकड़ों फिल्में बना देंगे नक्सलियों को प्रमोट करने वाली, ग्लोरीफाई करने वाली, उन्हें क्रांतिकारी दिखाने वाली, दूसरी साइड कहीं पर भी सामने ना आ जाए तो हम पूरा का पूरा इकोसिस्टम मिलकर उसको प्रोपेगेंडा सिद्ध करेंगे। चलिए जल्दी आगे बढ़ते हैं, बहुत समय हो जाएगा। And professors and activists and brainwashing the youth, especially of an institute whose name may be muted but is kept understandable enough. तो वैसे मुझे तो यही समझ में आता कि म्यूट क्यों करवाया गया सेंसर बोर्ड के द्वारा, क्योंकि भाई सबको पता है दंतेवाड़ा में हमारे 76 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद में GNU में जश्न मनाया गया था। क्या ये कोई छुपी छुपाई बात है? फैक्ट है ना।
और ये केवल दंतेवाड़ा की बात नहीं, नक्सलियों का तो खुलकर समर्थन किया जाता है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में वामपंथी छात्रों के द्वारा खुलकर समर्थन किया जाता है, खुलकर भारतीय सेना को टारगेट किया जाता है। सेमिनार्स वगैरह रखे जाते हैं कि भारतीय सेना कैसे रेपिस्ट है, चर्चाएं होती है इस पर, कई सारे वीडियोस हमें ऑनलाइन मिल जाएंगे, पर सच्चाई नहीं दिखा सकते। क्या बात है। द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड द थर्ड biggest terrorist outfit after the likes of ISIS and Boko Haram, with close links to Lashkar-e-Taiba, Spanish and Philippine communist parties, and the liberation of Tigers of Tamil Elite and the ULFA. However, as expected, the portrayals does not get into Naxalbari or how and why they took over Bastar, or what they are getting to decide who will get land and who won't, because that would pose a threat to the film's narrative. तो यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या लिखा है कि भाई दुनिया का कैसा तीसरा सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है ये माओवादी, ये नक्सली ISIS और बोको हराम के बाद में, और उनका लश्कर तैयबा के साथ में, स्पेनिश और फिलिपियन कम्युनिस्ट पार्टीज़ के साथ में, लिट्टे के साथ में, उल्फा के साथ में, इनके साथ में कैसे उनका कनेक्शन है, ये तो उन्होंने दिखा दिया। पर जैसा कि अपेक्षित था, नक्सलबारी के इतिहास पर ये फिल्म नहीं गई है। मतलब इनके साथ जो कनेक्शन दिखाया है, इससे तो खारिज इंडिया टुडे वालों ने भी नहीं किया कि भाई ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो आतंकवादी संगठन हैं, अलगाववादी संगठन आदि है, उनके साथ में तो कनेक्शन है नक्सलियों का। खारिज तो वो भी नहीं कर रहे, परंतु भाई नक्सलबारी का इतिहास क्यों नहीं दिखाया? कौन सा इतिहास? वही वामपंथियों के द्वारा या नक्सल सिंपथाइजर्स के द्वारा लिखा गया झूठा मूठा इतिहास, तोड़ी मरोड़े की बातें, वो दिखाना चाहते थे इतिहास। आप कौन सा इतिहास देखना चाहते थे आप? और जस्टिफिकेशन क्यों चाहिए नक्सलियों के लिए आपको? वामपंथियों ने तो बहुत सारा झूठा इतिहास लिख करके रखा है। इन नक्सलियों को जस्टिफाई करने के लिए जातिवाद का कितना जहर इन लोगों ने घोला है, क्या क्या जस्टिफिकेशंस दिए हैं। परंतु सबको पता है आज से 50-60 वर्ष पहले किस प्रकार से सिस्टमेटिक वे में बाहर से फंडिंग के माध्यम से इनके हाथ में हथियार दिए गए, इन नक्सलियों को खड़ा किया गया देश में अराजकता अनार्की की स्थिति उत्पन्न करने के लिए, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए, देश में एक अस्थिरता बनाकर रखने के लिए, यहाँ पर ये देश कभी भी विकसित ना हो पाए, अलग अलग प्रकार के विकास कार्यों में अड़ंगा डाला जा सके, इसमें मिशनरियों का भी बहुत सारा फायदा था। इन सब के लिए बाहर से फंडिंग हुई है, ये कोई छुपी छुपाई बातें नहीं ना। और ऑब्वियसली वामपंथी इन सब बातों को जस्टिफाई करने के लिए कोई ना कोई जस्टिफिकेशन देंगे, कोई ना कोई झूठी बातें सामने रखेंगे। तो क्यों जाए उस इतिहास में? मैं तो उल्टा चाहता था कि भाई उस झूठे इतिहास को भी एक्सपोज कर दिया जाता इस फिल्म के माध्यम से, तो अच्छा ही होता। कोई थ्रेट नहीं होता इस फिल्म के नैरेटिव के लिए, वो अगर दिखा भी दिया था झूठा इतिहास। तो बात करते हैं और जस्टिफिकेशन, मतलब कल को तो ये वामपंथी ये भी कहेंगे कि भाई कोई रेपिस्ट है तो वो सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड था, ये कहकर आप क्या रेपिस्टों को जस्टिफाई करोगे क्या? नक्सली है, आतंकवादी है, उनका जस्टिफिकेशन क्यों चाहिए? क्यों वहां पर नुआंस चाहिए? क्यों आपको ग्रे शेड्स चाहिए? आगे बढ़ते हैं। ये जो नक्सल कैंप्स है, ये बलात्कार के अड्डे होते हैं, और ये बातें जो पूर्व नक्सली है उन्होंने ही ये बातें कही हुई है। जो महिलाएं नक्सल कैंप से छूटकर आई है, उन्होंने स्वयं ये बातें कही है कि जो महिला कैडर होते हैं ना नक्सलियों के कैंप्स में, उनको कैसे सेक्स स्लेव बना करके रखा जाता है। ये नक्सल कैंप्स कैसे बलात्कार के और वाइफ स्वैपिंग के अड्डे हैं, ये तो स्वयं पूर्व नक्सलियों ने कही हुई बातें हैं। और ऐसे इन नक्सल कैंप्स को ये हमारे देश की बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स ग्लोरीफाई करते आए हैं, क्रांतिकारी दिखाते आए हैं। पर एक फिल्म में उनकी सच्चाई दिखा दी जाए तो इनको नुआंस चाहिए, वहाँ पर सटलिटी चाहिए वहाँ पर। हाँ, मैं ये अवश्य कहूँगा कि फिल्म मेकिंग और बेटर हो सकती थी, और बढ़िया प्रोडक्शन वैल्यू हो सकती थी, और एंगेजिंग कहानी हो सकती थी, वो एक अलग विषय हो गया। परंतु आपका टारगेट बेटर फिल्म मेकिंग होनी चाहिए थी, ये नहीं है। फिल्म में जो फैक्ट्स दिखाए हैं ना, वो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर इस रिव्यू के माध्यम से जो हमें दिख रहा है। At the center of it is IPS Nirja Madhavan, Ada Sharma, who is out to eradicate the Naxals from Bastar. She will go to any extent to help the villagers, and when she finds a Naxal, she will gun him or her down most efficiently. She is ready to face any consequences and even give it back to the Home Minister and call him insufficient to his face. No wonder it has to be set in 2010. भाई 76 जवान हमारे 2010 में वीरगति को प्राप्त हुए थे, तो क्या फिर 2024 में कहानी को स्थित रखते? नो वंडर मतलब क्या, कहानी 2010 में स्थित होगी ना। और सबसे ज्यादा नक्सल अटैक्स कब हुए हैं? कोई भी सर्च करके देख ले गूगल पर, 2006-07 से लेकर के 2014 के बीच में ही सबसे ज्यादा नक्सल अटैक्स हुए हैं भारत में।
पर no wonder it has to be set in 2010. She is accused of extrajudicial killings by advocate Neelam, who is also fighting for the ban on Salwajudum at the very start of the film. But we are shown her real side as we progress. The film seems to be based on the 2010 incident where 76 CRPF jawans were killed in Dantewada district of Chhattisgarh. But that's not the only incident focused on here. There are INU students celebrating the death of 76 dogs as a student calls them. तो ये तो सच्चाई है, फैक्ट है, तो क्या वो नहीं दिखाया जाना चाहिए? It also travels to 2013 when Salwajudum chief is killed. तो ऑब्वियसली अलग अलग घटनाओं को एक साथ में कंबाइन करके ही उस प्रकार से कहानी को लिखा जाता है. तो इसमें चलो आगे. द ओवर सिंप्लीफिकेशन कंटिन्यूज, सो डू द हैमी परफॉर्मेंसेस. आफ्टर आवर्स ऑफ कॉमरेड्स एंड लाल सलाम, व्यूअर्स आर सब्जेक्टेड टू मोर ग्राफिक एंड गोरी विजुअल्स depicting the ruthlessness of Naxals, including a scene where a woman from the outfit throws a crawling baby into a fire. At this point, you may either be bored to death or the sensationalization may have led you to believe that Naxals are more dangerous than Pakistanis. Nirja Madhavan claims they have martyred almost double the number of soldiers compared to those lost in wars against Pakistan. तो ये तो सच्चाई है, ये तो फैक्ट है. और नक्सलियों की क्रूरता देखकर इनको तकलीफ क्यों हो रही है वही मुझे समझ में नहीं आता. फिल्म में जितना दिखाया है उससे कई 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 गुना ज़्यादा ये नक्सली क्रूर है और देश के लिए कई 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 गुना ज़्यादा बड़ा खतरा है. तो ओनली सिल्वर लाइनिंग कंपेलिंग इंदिरा तिवारी, उनके परफॉर्मेंस की यहाँ पर उन्होंने प्रशंसा की है. बाकी तो बस नीचे यही सब बातें उन्होंने लिखी. चलिए फिल्म कंपेनियन के रिव्यू की तरफ हम आगे बढ़ते हैं. टाइटल है बस्तर द नक्सल स्टोरी रिव्यू, अ सिंपलिस्टिक टेक ऑन अ कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री. मैंने और भी कुछ रिव्यूज़ वगैरह पढ़े ना ऐसे, तो सब कोई भी फिल्म के फैक्ट्स को काउंटर नहीं कर पाया है. बस यही उन्होंने लिखा है कि भाई बहुत सिंपलिस्टिक टेक है और सटिलिटी नहीं है, या फिर ये कहा है कि भाई मूल हिस्ट्री में नहीं जाती है. फिर मूल हिस्ट्री में कौन सी मूल हिस्ट्री? वही नक्सल सिंपथाइजर्स के द्वारा लिखी गई, वामपंथियों के द्वारा लिखी गई, जो इन बातों को पूर्ण रूप से इग्नोर कर देती है कि कहाँ से कैसे बाहर से फंडिंग्स के माध्यम से हथियार सप्लाई किए गए, कैसे नक्सलियों को खड़ा किया गया, और उनको उन नक्सलियों को जस्टिफाई करने के लिए कुछ तोड़ी मरोड़ी गई बातें वामपंथियों ने जो सामने रखी है, वो उस मूल इतिहास में जाना चाहते हैं क्या? फिल्म के फैक्ट्स को काउंटर करके दिखाओ ना यार. जस्टिफिकेशन या नुआंस या फिर ग्रे शेड्स क्यों चाहते हो नक्सलियों में? चलिए. In the interviews given ahead of the release of Bastar the Naxal Story 2024, creative director, writer, producer Vipul Amrutlal Shah ravished the idea that his film may be made with the intention of promoting a political point of view. Today, the way BJP is poised in this election, do they really need our film to win the election? That's the most stupid and bizarre thing that I have heard, Shah told India Today. भाई ये बात तो फिल्म कंपेनियन वालों ने आर्टिकल 370 के रिव्यू में भी लिखी थी कि अनुज धर ने इसी प्रकार की बात कही थी एक इंटरव्यू में. तो वो बार बार वो रिव्यू में ये क्यों बता रहे हो कि इन प्रोड्यूसर्स ने ऐसी ऐसी बात कही मोदी जी के बारे में कि भाई मोदी जी तो जीत कर ही आने वाले हैं, तो इन्होंने मोदी जी का समर्थन किया. इस बात की पीड़ा है, मतलब पीड़ा किस बात की है? हाँ, और ऑब्वियसली है ही छोटी फिल्म है, क्योंकि बॉलीवुड के इकोसिस्टम का तो कहीं पर सपोर्ट नहीं है ना उन फिल्मों को. चलिए. Yet, at multiple points in Bastar the Naxal Story, Raima Sen as the sari wedding, Arundhati Roy reading wine and espresso chugging, anti-national left liberal Bengali. Is there any other kind of Bengali? Not if you believe this film. अब यहाँ पर देखिए फिर से प्रांतवाद का कार्ड इन्होंने खेला है. ये विक्टिम कार्ड मत खेलो यार, प्रांतवाद वाला कार्ड निकाल कर. इस फिल्म के जो डायरेक्टर है वे स्वयं बंगाली है, तो यहाँ पर ये प्रांतवाद का कार्ड तो लाओ ही मत. अरुंधति रॉय, क्या उसके बारे में, उस कैरेक्टर के बारे में, उससे इंस्पायर्ड कैरेक्टर के बारे में जो बातें फिल्म में दिखाई है, क्या उसमें कहीं पर कोई फैक्ट आपको गलत लगा? उल्टा रियलिटी में अरुंधति रॉय के विचार तो और ज़्यादा रेडिकल देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो आतंकवादियों को सपोर्ट करने को लेकर है हो, या नक्सलियों को सपोर्ट करने को लेकर हो, या कश्मीर पर जो विचार हो. चलिए, और उन्हीं विचारों को बॉलीवुड के कई सारे फिल्म मेकर्स ने फिल्में बना बनाकर प्रमोट भी किया है. वो हैदर हुदर जो भी है, ऐसी बहुत सारी फिल्में देखने को मिल जाएंगी. वहां पर प्रोपेगेंडा नजर नहीं आता क्या?
वहाँ उन फिल्मों के समय नहीं याद आता क्या कि इनको इलेक्शन में ध्यान में रखकर ये कहानियाँ लिखी गई है? Vanya Roy tells us that using Bollywood is key to narrative building and pushing a political agenda with the Indian masses. तो क्या गलत कहा है? बॉलीवुड किस प्रकार से ये वामपंथियों के प्रोपेगेंडास को स्प्रेड करने वाली फिल्में दशकों से बनाते आया है। नक्सलियों को ग्लोरीफाई करना हो या आतंकवादियों को जस्टिफाई करना हो, ढेर सारी वेब सीरीज, फिल्में आदि, अधिकतर तो वही देखने को मिलता है हमें। दशकों से ये हिंदू घृणा फैलाते आए हैं या नहीं? वो प्रोपेगेंडा नहीं लग रहा था आपको? Who should we believe? Surely, we should trust the film that begins with a notice that asserts Bastar Naxal story is based on facts and corroborated by experts, administrators, historians, and various news reports. Question mark. Unless something changed between 2010 when most of the film is set and 2024, other than the political party in power. I mean, अच्छा, मतलब भाई समय को ले, भाई जो फैक्ट्स है उसको काउंटर करके दिखाओ ना। ये तंज क्या कसे जा रहे हैं? क्या ये क्वेश्चन मार्क वगैरह लगाना? फिल्म में अगर कोई डिस्क्लेमर में ही छाती ठोक कर फिल्म मेकर ये बात कह रहा हो कि ये फैक्ट्स पर आधारित फिल्म है, तो ऑब्वियसली उस पर आपको विश्वास करना ही चाहिए। ये नहीं करना तो कम से कम फैक्ट्स के आधार पर काउंटर करके दिखाओ। वो तो नहीं करना है तो तंज ही कसेंगे, और क्या कर सकते हैं। हाँ, loosely inspired by the 2010 attack in Dantewada, in which 76 personnel of the Central Reserve Force police force were killed, Bastar Naxal story would have you know that it's delivering to you hard-hitting truths, like, for instance, that in a tent in a Naxal camp in the depths of Chhattisgarh, there is an espresso machine so fancy and gleaming that the sight of it would make any self-respecting barista feel weak at the knees, and that every now and then the aforementioned camp becomes an offsite for banned and terrorist organization, including members of Lashkar-e-Taiba, ULFA, Litte, and Ronald Johnson of the Spanish Communist Party, and the activism for human rights. अच्छा, ये इस पर हम आगे जाते हैं। तो इनकी पीड़ा ये हुई कि भाई जो नक्सल कैंप से वहाँ पर एक कॉपी मशीन दिखा दी है काफ़ी अच्छी खासी, और उन नक्सल कैंप्स में लश्कर तैयबा हो, लिट्टे हो, उल्फा हो, उनके नक्सलियों के साथ में मिलना जुलना दिखाया है। तो कहाँ पर कौन सी बात आपको ऑड लग गई या गलत लग गई? क्या ये सच्चाई नहीं है? कैसे फॉरेन फंडिंग से पैसे सप्लाई करके नक्सलियों को खड़ा किया गया, उनके हाथ में हथियार दिए गए, कैसे नेचुरल रिसोर्सेज को ये लोग वहाँ पर एक्सप्लॉइट करते हैं, कैसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को वहाँ पर पहुँचने नहीं देते उन आदिवासी क्षेत्रों में, कैसे विकास कार्यों से हमेशा से उनको वो दूर रखते हैं। कोई मूलभूत सुविधाएं भी अगर वहाँ पर पहुँचाता है, कोई सड़क भी अगर वहाँ पर बनाता है, तो कैसे सड़क बनाने वाली मशीन्स को, उन सड़कों को बम से उड़ा दिया जाता है। क्या ये सच्चाई नहीं है? और इन सब बातों को जस्टिफाई करने के लिए बॉलीवुड फिल्में बनाता नहीं आया है क्या? चाहे वो न्यूटन जैसी फिल्म हो, या बेताल जैसी वेब सीरीज जो रेड चिलीज के द्वारा प्रोड्यूस की गई है, या फिर चक्रव्यूह जैसी फिल्में, या और भी कई सारी वेब सीरीज वगैरह देखने को, फिल्में वगैरह देखने को मिल जाती है। क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या उन फिल्मों या वेब सीरीज के समय इन्होंने ऐसे प्रश्न पूछे, तंज कसा? क्या उनको प्रोपेगेंडा कहा? क्यों नहीं कहा? नक्सल प्रेमी फिल्मों को प्रोपेगेंडा नहीं कहते, पर नक्सलियों की सच्चाई दिखाने वाली फिल्म को प्रोपेगेंडा कहेंगे, या फिर उन पर तंज कसेंगे। हाँ, और हाँ, ये दूसरे जो अलगाववादी आतंकवादी संगठन, उनके साथ में तो कनेक्शन है ही नक्सलियों के। मैं तो उल्टा ये देखना चाह रहा था कि फॉरेन फंडिंग से काम करने वाले मिशनरीज जो कन्वर्जन आदि करते हैं आदिवासी क्षेत्रों में, बाहर से कैसे कई सारे NGOs को फंडिंग आदि होती है, नक्सलियों से उनके कनेक्शन, ये तो मैं उल्टा देखना चाह रहा था, पर वो बात तो उल्टा फिल्म में मिस कर दी। And the activism for human rights, exercising the democratic right to dissent and demanding accountability from those who abuse their powers is all a spectacle that can be put together like a film at a cost rupees 600 crore to be precise. Just like that, Sanjay Leela Bhansali's lavishly over budget films seem to have more economically viable. मतलब जो 600 करोड़ रुपए दे करके इन सारे जो आतंकवादी या अलगाववादी संगठन हैं उनको कैसे एक्टिवेट किया जाता है, ये सब बातें उन्होंने वहाँ पर कही दिखाई है। तो इसमें मतलब तकलीफ क्या हो गई? क्या इन आतंकवादी संगठनों को, अलगाववादी संगठनों को फंडिंग नहीं होती है? क्या एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए नहीं हैं?
तो ये बस ले देकर किसी फैक्ट को तो काउंटर वो कर नहीं पाए हैं, बस ऐसे ही क्वेश्चन मार्क लगा कर या फिर बस ऐसे ही तंज कस कर ही उन्होंने यहाँ पर सार्केस्टिक वे में ये रिव्यू देने का प्रयास किया है। चलिए, ऑल्सो द नक्सल्स मेक फॉर टेरिबल पोएट्स, स्पॉटिंग लाइन्स लाइक तुम सच में थक गए हो, टॉर्चर मैन, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, leaving aside the fact that revolutionary ideologies has inspired many powerful and moving works in modern Indian literature. From the subtitles of Bastar Naxal story, it's evident that if anyone is tired, it's those involved in the making of this film, because no one noticed that fertile becomes fertile. तो कुछ शब्दों के जो स्पेलिंग है वो सबटाइटल्स में गलत लिखे हुए थे, तो इन्होंने वो नोट करके यहाँ पर बताए हैं। और ये क्यों बताए हैं? क्योंकि इनको पीड़ा हो गई ये रिव्यू लिखने वालों को कि भाई नक्सली कितने खराब कवि होते हैं। फिल्म में एक बहुत ही घटिया सी कविता एक नक्सली को गाते हुए सुनाया है, जो कि सच्चाई भी है। अब देख लीजिए, ये वामपंथी छात्र वगैरह या फिर जो भी लेफ्ट की विचारधारा से वो जो नुक्कड़ नाटक आदि करते हैं सड़क पर खड़े हो करके, इतनी घटिया कविता है, इतने घटिया तरीके से क्रिंज बातें वो बोलते हैं, किसी को भी सुन करके ही उल्टियाँ आ जाए। क्या ये सच्चाई नहीं है? तो अगर उनको खराब कविता बोलते हुए दिखा दिया नक्सलियों को, तो पीड़ा क्यों हो गई? तो इनका ये कहना है कि भाई इस फिल्म के जो जिन्होंने भी सबटाइटल्स लिखे हैं वो ज़्यादा आलसी है। नक्सलियों को कैसे आलसी दिखा दिया, उनको कैसे खराब पोइट दिखा दिया, शायद इस कारण से इनको बहुत पीड़ा हुई है। तो ये शब्द वो खोज करके लेकर के आए हैं। देखिए, जब आप किसी व्यक्ति को फैक्ट्स के आधार पर काउंटर नहीं कर पाते ना, तब हम उसके शब्दों के उच्चारण में दोष ढूंढेंगे, या फिर अगर वो कुछ लिख रहा है तो उसमें कुछ आप स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह ढूंढेंगे, क्योंकि वो जो व्यक्ति बातें कह रहा है उसके पीछे का जो लॉजिक है, उस लॉजिक को तो आप काउंटर कर नहीं पा रहे। तो आपके पास में फिर अपनी बौखलाहट दिखाने का एक ही पर्याय होता है कि आप उसके कुछ उच्चारण गलत बताओ कि देखो देखो तुम्हें इंग्लिश के ये शब्द ठीक से उच्चारण करना नहीं आता, तुम्हें ठीक से बोलना तक नहीं आता अंग्रेजी, या फिर देखो देखो तुम्हारी स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह है। तो यही कर करके तो अपने अंदर की पीड़ा दिखा सकते हैं ना। लॉजिकली काउंटर करो ना भाई। फिल्म में जो फैक्ट दिखाए हैं, क्या आप फैक्ट्स के आधार पर उनको गलत ठहरा सकते हो? तो वो तो करना नहीं है। देर आर मोर देन 3 स्पेलिंग मिस्टेक्स। अरे यार, स्पेलिंग मिस्टेक्स क्या कर रहे हैं? द नक्सल स्टोरी, लेट्स लीव द एरर्स एंड फैक्ट चेकिंग असाइड फॉर नाउ, बिकॉज ostensibly this is a movie, not a history lesson. Oh ho 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 ho. Director Sudipto Sen, riding high on the unexpected success of the Kerala story, has teamed up with Shah and Ada Sharma again to tell the story of a woman CRPF officer named Nirja Madhavan, who is determined to erase Naxals and their ideology from India. Her opponents are many. In Bastar, her chief rival is Lanka Reddy, with the Virappan-inspired mustache, who opens the film by hacking a man to death. Further away in Delhi, there is the left liberal Vanya Roy and her Machiavellian lawyer Neelam. Also in the national capital is a home minister who speaks with a slight South Indian accent and who doesn't grant Nirja the resources she wants. सच्चाई होती है। 2006-7 से लेकर के 14 के बीच में देश भर में हर महीने कहीं ना कहीं से बम धमाके की खबरें आती थी। नक्सलवादी हमले उस समय सबसे ज़्यादा भारत में हुए थे, और वो हमारे सुरक्षा बलों की कमी नहीं थी। उनको कम आंकना ये तो उल्टा पाप मैं कहूँगा। उस समय सुरक्षा बलों के कैसे हाथ बांध करके रखे गए थे, उन्हें जिन चीज़ों की आवश्यकता होती थी वो कैसे उन तक नहीं पहुँचाई जाती थी। ये सच्चाई है। अर्जुन कपूर की ही वो इंडियाज़ मोस्ट वांटेड फिल्म को देख लीजिए, उसमें दिखाया हुआ है 2006-7 से लेकर के 13-14 के बीच में कितने सारे एक के बाद एक बम धमाके हो रहे थे, और उस समय कैसे हमारे सुरक्षा बलों को जो चीज़ें आवश्यक होती थी, फंडिंग की आवश्यकता होती थी, वो नहीं दी जाती थी। तो ये तो सच्चाई है, फैक्ट्स है। 2014 के बाद में सेना के हाथ कैसे खुले छोड़े गए, फिर कश्मीर में कैसे एक के बाद एक आतंकवादियों को मार गिराया गया, और बाकी नक्सल समस्या या नॉर्थ ईस्ट के अलगाववादियों की समस्या, कैसे अलग अलग अलगाववादी संगठनों ने अपने हथियार डाल दिए, सब कुछ हम देख रहे हैं, अपनी इन्हीं खुली आंखों से देख रहे हैं। तो कितना भी तंज कस लो, फैक्ट्स नहीं बदलने वाले, वो फैक्ट्स तो वैसे ही रहने वाले हैं। In addition to the Naxals and their stunts, there are the following: a court case, an inquiry, a Gandhian activist who is a front for funneling money into the Naxal movement, and a short detour into the campus of Jawaharlal Nehru University, the most prestigious university in the world. Shah and Sen's words, not mine.
देयर इज नो रूम फॉर आइदर सटिलिटी और नुआंस, वही बातें फिर से, सटिलिटी नहीं है, नुआंस नहीं है, जो हमने पिछले रिव्यू में भी सुनी इन दिस फिल्म. एंड टू कॉल द इंसिडेंट्स ऑफ बस्तर नक्सल स्टोरी अ प्लॉट वुड बी अनफेयर बिकॉज टू डू सो वुड रेज एक्सपेक्टेशंस दैट देयर बी नरेटिव एलिमेंट्स लाइक कैरेक्टर आर्क एंड लॉजिक. तो लॉजिक कहाँ, देखिए टेक्निकली फिल्म और बेटर हो सकती थी, और अच्छी प्रोडक्शन वैल्यू हो सकती थी, और एंगेजिंग कहानी हो सकती थी, वो एक अलग बात है, वो तो मैं भी मानता हूँ. परंतु बात जब फैक्ट्स की हो, और फैक्ट्स का ही मजाक यहाँ पर उड़ाया जा रहा है, जितना मैं इस रिव्यू को शुरुआत से पढ़ रहा हूँ, उसको काउंटर करो ना भाई. आप बस फिल्म को खारिज कैसे कर सकते हो ये कह करके कि उसका मजाक उड़ा करके. चलिए आगे. सिंस फिल्म इज मोर शॉर्ट हैंड, फॉर एग्जाम्पल रीडिंग अ बुक इक्वल टू बैड गाय, रीडिंग अ बुक टाइटल माओ जेडोंग आइडियोलॉग, रीडिंग अरुंधति रॉयज वॉकिंग विथ कॉमरेड्स एंड ड्रिंकिंग वाइन इक्वल टू आर्क विलन, that there is the first act of Sen's film in a nutshell. अच्छा, तो इस पर तंज कसा है कि सुदीप्त सेन जी ने अपनी फिल्म में कोई माओ जेडोंग की पुस्तक पढ़ रहा है या कोई अरुंधति रॉय की पुस्तक पढ़ रहा है, तो उनको कैसे विलन दिखा दिया. तो क्या रीडिंग अरुंधति रॉयज वॉकिंग विथ कॉमरेड्स एंड ड्रिंकिंग वाइन इक्वल टू आर्क विलन. तो ये तो भाई आपकी जो 99% जो प्रोपेगेंडा फिल्म में बॉलीवुड बनाता रहता है ना, उसमें भी ये बातें हम लागू कर सकते हैं. किसी ने तिलक लगाया है इक्वल टू रेपिस्ट, किसी ने जनेऊ पहना है या फिर कोई भी हिंदू प्रतीक शरीर पर धारण किया है, भगवा वस्त्र पहने हैं, तो वो धूर्त होगा, पाखंडी होगा, बलात्कारी होगा, या कुछ ना कुछ ऐसा विलन कैरेक्टर ही उसको दिखाया जाएगा. तो वो सटिलिटी होती है क्या? वहाँ पर आप तो कभी रिव्यूज़ में लिखते नहीं हो कि तिलक इक्वल टू आर्क विलन, जनेऊ इक्वल टू रेपिस्ट, या भगवा कपड़े इक्वल टू फलाना फलाना विलन वगैरह. तब कहाँ जाती है सटिलिटी? ये तो दशकों से इंडस्ट्री करती आई है. अब यहां पर इसका मजाक उड़ाया जा रहा है. क्यों ना दिखाएं उन पुस्तकों को निगेटिव वे में? दिखाना ही चाहिए. इन्हीं वामपंथियों ने दुनिया भर में 200 मिलियन से अधिक लोगों का नरसंहार किया है. फिल्म में तो 100 मिलियन बताया है, जो ऑफिशियल आंकड़े हैं. अनऑफिशियल आंकड़े तो 200 मिलियन से भी ज़्यादा है. Mostly, Bastar Naxal story is an excuse to depict activism as morally corrupt, leftist ideology as dangerous and foreign, and Bengalis as untrustworthy intellectuals. भाई फिर से प्रांतवाद का कार्ड. इसके डायरेक्टर स्वयं बंगाली है, सुदीप्त सेन जी. और लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी डेंजरस, तो इसमें क्या, कौन सी बड़ी नई बात आपको पता चल गई? और एक्टिविज्म मोरली करप्ट, एक्टिविज्म नक्सली जो निर्दोष मासूम आदिवासी भाई बहनों के साथ जो हत्या करते हैं, बलात्कार करते हैं, ये एक्टिविज्म होता है. एक्टिविज्म होता है ये. और उन नक्सलियों को जो इंटेलेक्चुअल शील्ड देते हैं, जो अर्बन नक्सल्स, जिन पर इस कोर्ट में केस चलते हुए फिल्म में दिखाया है, वो एक्टिविज्म होता है. हाँ, चलिए. Vanya Roy could easily be the alter ego of the idealistic sari flaunting journalist Rani of Rocky और रानी की प्रेम कहानी. And if you want to know how difficult it is to succeed as an actor, keep in mind that Raima Sen is the granddaughter of the legendary Suchitra Sen and has worked with the director as gifted as Rituparno Ghosh in the past. तो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की जो रानी है ना, उसकी याद आ गई उनको वान्या रॉय को देखकर. अरुंधति रॉय से इंस्पायर्ड जो कैरेक्टर है. तो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में भी जो रानी का कैरेक्टर है, इसी प्रकार की बहुत ही विचित्र सी वाहियात वोक माइंडसेट वाली बातें वो करता रहता है. तो आपने देखा होगा, इसी कारण से तो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जैसी बहुत ही घटिया वाहियात क्रिंज फिल्म भी उसको कैसे सेलिब्रेट किया गया था. चलिए आगे बढ़ते हैं. निर्जा is pitched as the nationalist hero, which means Sharma gets to swear from time to time and say dialogues like मैं इन left liberals को छोड़ूंगी नहीं. Throughout the film, Sharma directs her unblinking stare at various insipid opponents as though she is in a staring contest, and one can only imagine what the budget of for eye drops must have been for Bastar Naxal story. मतलब आदा शर्मा का जो कैरेक्टर है वो कई जगहों पर ऐसे घूर कर देखता है अपने विरोधियों को. तो इन्होंने तंज कसा है कि भाई इस फिल्म का जो आई ड्रॉप का बजट होगा ना, वो कितना ज़्यादा होगा. मतलब ऐसे बार बार घूरने के कारण आई ड्रॉप की ज़्यादा आवश्यकता पड़ गई होगी इस फिल्म के मेकर्स को, तो बजट कितना ज़्यादा बढ़ गया होगा. वाह वाह, क्या सार्केज़म, कितना बढ़िया तंज कसा है, देखिए. और ये तंज कसकर इन्होंने फिल्म को, बस फिल्म में जो फैक्ट्स दिखाए हैं वो हवा में उड़ गए बस. To be fair to Sharma, the acting in Bastar Naxal story is as
यूनिफॉर्मली कार्टूनिश एज द स्टोरी टेलिंग विद द ओनली एक्सेप्शन, इंदिरा तिवारी उनके परफॉर्मेंस की यहाँ पर उन्होंने प्रशंसा अदा की है। इफ बस्तर द नक्सल स्टोरी had truly been interested in talking about the plight of those who are the actual victims of the tangled, blood-drenched politics of the region, Ratna and her family's story would have been the focus of the film. Instead, their tragedies are used as excuses to glorify the good and demonize the bad. Instead, their tragedies are used as excuses to glorify the good and demonize the bad. तो गुड को ग्लोरीफाई करने में और बैड को डिमोनाइज, इसमें क्या समझ, हे भगवान। बस्तर नक्सल स्टोरी इज ओनली इंटरेस्टेड इन दोज सिविलियंस कैजुअलिटीज विच कैन बी यूज टू शो निर्जा इन अ गुड लाइट एंड नक्सल्स एज इर्रेशनली एविल एंड करप्ट। नक्सल्स को इर्रेशनल और करप्ट दिखाने से, एविल दिखाने से इनको समस्या है। तो कुछ सिविलियन कैजुअलिटीज़ को केवल दिखाने में ये फिल्म कैसे इंटरेस्टेड है, इससे उनको पीड़ा हो गई। वाह। वन ऑफ द ग्रेटर फेलियर्स ऑफ दिस फिल्म इज इट्स सिंगल माइंडेड एंड रूथलेस कैंपेन टू सिंप्लीफाई अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इन टू इट्स मोस्ट सिंपलिस्टिक वर्जन एंड देन प्रेजेंट दैट एज अ रिटेलिंग ग्राउंडेड इन ट्रूथ। मतलब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, कौन सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन की आप बात कर रहे हो? कौन सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन? कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नहीं है। नक्सली देश की सबसे बड़ी समस्या है, बस ये इतना सिंपल है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। वामपंथियों ने नक्सलियों को जस्टिफाई करने के लिए, उन नक्सलियों को क्रांतिकारी दिखाने के लिए जो झूठा इतिहास सामने रखा है या जो प्रोपेगेंडा फिल्में बनाई है, उनसे बाहर निकलिए, जो कि वामपंथी नहीं निकलेंगे क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं सच्चाई। पर बस जैसे कि है वो बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। कौन सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन? कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नहीं है। The bile that Bastar the Naxal story has for left liberals, intellectuals, and anyone who reads a book is arguably not surprising, but the astounding lack of empathy that it shows by insisting that the real tragedy is that of the CRPF is deeply insensitive because its officers were hamstrung by politicians and courts. CRPF के जवानों की ट्रेजेडी दिखाने से भी समस्या, ये लाइन किसी को समझ में आई एंडिंग में वो क्या कहना चाहते हैं? इस पर आपके विचार क्या है, मैं अवश्य जानना चाहूँगा। नीचे कमेंट सेक्शन में आप अवश्य बताना। ये सारे इस प्रकार के रिव्यूज़ पढ़कर तो सच में ऐसे ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाते हैं और अंदर से इतनी पीड़ा होती है, पर क्या किया जाए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर हमारे देश में नक्सलियों को भी ग्लोरीफाई किया जाता है। उनकी सच्चाई अगर किसी फिल्म में दिखा दी जाए तो क्या क्या बातें लिखी जाती है, बिल्कुल इलॉजिकल, बिना सर पैर की। और हाँ, नक्सल प्रेम फिल्म में दिखाया जाए तो वो फिर भाई मास्टरपीस हो जाता है, फिल्म चाहे कितनी ही घटिया क्यों ना हो। दुर्भाग्य है, पर यही सच्चाई है। बाकी आपके विचार मैं अवश्य जानना चाहूँगा ऐसे जो रिव्यूज़ वगैरह है, इनमें जो बातें कही गई हैं उनके बारे में। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।